नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। आपने कितनी बार सुना होगा संविधान को खतरा है, लोकतंत्र मर रहा है। आरफा के मुंह से, रविश की जुबान से ध्रुव राठी भी चिंता व्यक्त करता है। अभिसार भी संविधान को लेकर चिंता में अक्सर डूबा रहता है। लेकिन इनकी चिंता की पोल खोलते हुए दिलीप मंडल ने एक वीडियो डाला है जिसमें उन्होंने जो कुछ कहा है, एक बार आप भी सुन लीजिए। कि बाबा साहब की जयंती पर जो भारत के सबसे बड़े सेकुलर यूट्यूबर्स हैं, जिनके की वीडियोस महीने में करोड़ों में देखे जाते हैं, उनमें से किसी ने भी बाबा साहब जयंती की बधाई नहीं दी और उसके बारे में कुछ भी नहीं लिखा या न बोला, न कोई वीडियो बनाया। दरअसल 3 दिन पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म दिवस था। उस दिन किसी भी कथित संविधान बचाने वाले गैंग ने उनके जन्म दिवस पर एक ट्वीट तक नहीं किया, जबकि उससे 3 दिन पहले सबने ईद की बधाई दिन निकलने से पहले ही डाल दी थी। ईद की बधाई देने और अम्बेडकर जी को इग्नोर करने के बाद दिलीप मंडल ने पूछा है, क्या ये लोग जानते हैं कि इनके दर्शक सिर्फ मुसलमान हैं? और इन यूट्यूबर्स को ये पता हो कि ये लोग दरअसल हमको देख नहीं रहे हैं, कोई और देख रहा है, और जो देख रहा है उनकी जरूरतें देखिए पूरी हो रही है, ईद की बधाई दी जा रही है। ये उन्होंने पूछा है कि सेक्युलर खेमे के यूट्यूबर क्या मुस्लिम दर्शकों पर निर्भर हो चुके हैं? ईद की बधाई देने वाले इन यूट्यूबर्स ने बाबा साहब की जयंती को क्यों भुला दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अम्बेडकरवादी इन चैनलों को देखते ही नहीं हो? ये बात वे जान चुके हो। इसके बाद दिलीप मंडल ने एक दरगाह वाली पोस्ट पर लिखते हुए कहा कि SC ST OBC को ख़त्म करने का सपना देखने वालों की पसंदीदा जगह। दरअसल इन सब में 2 चीज़ें निकलकर सामने आई जिसे शायद दिलीप मंडल जी समझ गए हो सकता है दिलीप मंडल दूसरे जोगिंदर नाथ मंडल ना बनना चाहते हो, जो अभी से बहुजनों को चेता रहे हो कि मीम से दूर रहो, ये तुम्हें निगल जाएंगे। इतिहास में जोगिंदर नाथ मंडल इसका शिकार हो चुका है। दरअसल बंटवारे के वक्त जोगिंदर नाथ मंडल जिन्ना और मुस्लिम लीग पर लट्टू हो गए थे। जोगिंदर ने अपनी ताकत से असम के सिलहट को पाकिस्तान में मिला दिया था। जोगिंदर नाथ मंडल का मानना था कि हिंदुओं के बीच दलितों की स्थिति में कभी सुधार नहीं हो सकता, अतः मुसलमान और दलित पाकिस्तान में भाई भाई की तरह रह सकते हैं। उनके आह्वान पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के लाखों करोड़ों दलित विभाजन के दौरान न सिर्फ वहीं रुक गए बल्कि लाखों उनके साथ पाकिस्तान भी चले गए। जबकि उन्हें अम्बेडकर जी ने चेताया था कि इस्लाम मुसलमानों को गैर मुसलमानों के साथ अच्छे व्यवहार की अनुमति नहीं देता। गैर मुसलमान और मुसलमान कभी एक साथ नहीं रह सकते। कुरान गैर मुसलमानों को मित्र बनाने का विरोधी है, इसलिए काफिर सिर्फ घृणा और शत्रुता के योग्य है। इस्लामिक कानून सुधार के विरोधी है, वो धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते। मुस्लिम कानूनों के अनुसार पाकिस्तान हिंदू और मुसलमानों की समान मातृभूमि नहीं हो सकती। पर जोगिंदर नाथ मंडल जी ने अम्बेडकर की एक ना सुनी और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने जोगिंदर नाथ मंडल को पाकिस्तान की संविधान सभा के पहले सत्र का अध्यक्ष बना दिया और वो पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने। पर जल्द ही उनका दलित मुस्लिम भाई भाई का भ्रम टूट गया। जब वहाँ दलितों को मारा जाने लगा, उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाने लगा, तो जोगिंदर नाथ मंडल खुद तो 3 साल बाद वहाँ से भागकर भारत में शरण पा गए। पर उनके बहकावे में आकर पाकिस्तान में रह गए लाखों करोड़ों दलित हिंदू बौद्ध आज इतिहास बन चुके हैं। दरअसल जिन्हें आज लोग सेक्युलर पत्रकार समझ रहे हैं, सेक्युलर नहीं है, ये वामपंथी है। और इनका एजेंडा क्या है इसे भी समझ लीजिए। साल 1945 में एक किताब आई थी, एनिमल फार्म। जॉर्ज ऑरवेल ने इस पुस्तक में लोगों को ये समझाने के इरादे से लिखा था कि कैसे जनता को बरगलाया जा सकता है। उस दौरान जहाँ एक और मुस्लिम अधिनायकवाद चल रहा था तो दूसरी ओर वामपंथी साम्राज्य के लिए कत्लेआम मचा रहे थे। वामपंथी नहीं चाहते थे कि उनके देश में एक भी इस्लामवादी रहे और इस्लामवादी वामपंथियों से उतनी ही नफरत किया करते थे। यहाँ तक कि साल 1989 में सलमान रुश्दी ने जब कुरान की ओर संकेत करते हुए शैतान की आयतें नाम की किताब लिखी तो ईरान के मुल्ला अयतुल्ला खुमैनी इसके खिलाफ फतवा जारी करने उतर गए। तो विश्व भर के वामपंथी रुश्दी के पक्ष में खड़े हो गए। और उस समय एक लेखक सुशांत सोटांग ने यह भी कहा कि एक लेखक के ऊपर आक्रमण से हमें उतना ही धक्का लगा है जितना एक तेल टैंकर पर आक्रमण से। लेकिन इसके बाद 7 जनवरी 2015 को AK-47 से लैस 2 बंदूकधारियों ने इस्लाम समर्थक नारे लगाते हुए फ्रांसीसी पत्रिका चार्ली हेब्दो के दफ्तर पर धावा बोलकर 12 पत्रकारों की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावर जोर जोर से कह रहे थे कि हमने पैगंबर का बदला ले लिया
और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। लेकिन इस हमले से वामपंथी को या कम्युनिस्ट बिल्कुल भी चकित या असहज दिखाई नहीं दिए, क्योंकि हमले से कई वर्ष पहले साल 2007-8 में हुए वामपंथ और इस्लाम का ये एक गठबंधन का नमूना था। ये गठबंधन हुआ था ईरान की राजधानी तेहरान में। ईरान के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद और जाने माने कम्युनिस्ट हाजो चावेज दोनों ने एक साथ उस दौरान ये दोनों दिखाई दिए थे। हालांकि इससे पहले साल 2007 में प्रमुख कम्युनिस्ट चे गुवेरा के पुत्र कैमिलो ने भी घोषणा की थी कि ईरान और क्यूबा एक दूसरे के सहयोग से लिबरल देशों को उनके घुटने पर ला सकते हैं। केवल मार्क्सवादियों और इस्लामवादियों का गठबंधन ही इन लोगों को नष्ट कर सकता है। उसी दौरान वामपंथी समूह के ही एक नेता डेनिस कुसिनिच ने 2004 में अपने राष्ट्रपति के प्रचार में कुरान को हाथ में पकड़ा और एक मुस्लिम सभा को अल्लाह अकबर का नारा लगाने के लिए प्रेरित किया और यहाँ तक कहा कि मैं अपने कार्यालय में कुरान की एक प्रति रखता हूँ। इसके अलावा ब्रिटेन की सोशलिस्ट लेबर पार्टी के युवा पत्रकार स्पार्क ने इजराइल में तेल अवीव के बार में आत्मघाती आक्रमण करने वाले ब्रिटेन के मुल्ला आसिफ मोहम्मद हनीफ की प्रशंसा एक क्रांतिकारी युवक के रूप में की और अमेरिका के कम्युनिस्ट समाचार पत्र वर्क्स वर्ल्ड ने हिजबुल्लाह के मास्टर आतंकवादी इमाद मुगनेह को श्रद्धांजलि अर्पित की। यही नहीं, कुछ और वामपंथी तो आगे बढ़ गए, इस्लाम में धर्मांतरित हो गए। दो परस्पर विचारधाराओं का एक हो जाना मात्र आश्चर्यजनक लग सकता है, क्योंकि दोनों के आंदोलन में व्यापक भिन्नता है। पहला तो कमाल यही है कि कम्युनिस्ट नास्तिक है, जबकि इस्लामवादी नास्तिकों को मृत्युदंड देते हैं। दूसरा, वामपंथी जहां गुलामी की निंदा करते हैं, वहीं इस्लामवादी इसका समर्थन करते हैं। जब ये सब हुआ तो कुछ चीजें निकलकर सामने आई, जिसे एक लेखक ली हैरिस ने समझा और दुनिया को बताया कि 1.5 शताब्दी तक कम्युनिस्टों की पूंजीवाद में संकट की प्रतीक्षा बेकार चली गई। पतन का कम्युनिस्ट आंदोलन झुककर मौलवियों के खेमे में चला गया, क्योंकि यहाँ भी एक बड़ा वर्ग मौलिक सुविधाओं से दूर गरीबी और भूखमरी की जिंदगी बसर कर रहा था। जिन लोगों को वामपंथी कभी समाजवाद के लिए इकट्ठा नहीं कर पाए, उन लोगों को मौलवियों द्वारा इस्लाम के नाम पर खड़ा कर लिया गया और लूटपाट के लिए तैयार कर लिया गया। यानी एक भीड़ जो समाजवाद से टूटकर इस्लामवाद की ओर मुड़ी, उसकी कमान वामपंथ अपने हाथ में लेने को फिर से ललायित हो उठा। इसके बाद जिस क्रांति का आरंभ होता है वह क्रांति है पश्चिम का विज्ञान, वामपंथ की संवेदना भरी कलम और तीसरा इस्लामवाद का जुनून। फिर यहाँ एक नाटक शुरू होता है, आप इसे कुछ उदाहरण से समझ सकते हैं। साल 2015 में हिजबुल के आतंकवादी बुरहान वानी की मौत के बाद कश्मीर में बड़े स्तर पर उपजी हिंसा और मार्क्सवादियों का खुलकर सामने आना। प्रसिद्ध वामपंथी और सीपीआई नेता कविता कृष्णन ने कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों को क्लीन चिट देते हुए कहा था कि कश्मीर में अलगाववादी और आतंकी पाकिस्तान पैदा नहीं करता, बल्कि भारतीय सेना पैदा करती है। यहाँ तक कि अरुंधति राय ने तो ये भी कहा कि कश्मीर में भारतीय आक्रमण शर्मनाक है। नई दिल्ली का दमन कश्मीरी संघर्ष को कमजोर नहीं कर सकता। भारत अपने वाले कब्जे की घाटी में अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकता, भले ही सेना की तैनाती 7 लाख से बढ़ाकर 70 लाख हो जाए। एक वामपंथी पत्रकार बरखा दत्त, जिसने मुस्लिम से शादी की और इस्लाम अपना लिया, उसने तो बुरहान वानी को मासूम हेडमास्टर का बेटा तक बताया। आज दिलीप मंडल जी ने जो कहा उसमें कोई दो राय नहीं है कि सेक्युलर पत्रकार नहीं है, इनके पीछे इनकी मजहबी ताकत है, इन्हें वहाँ से पैसा मिलता होगा। आप देखना है, सेक्युलर पत्रकार हमेशा मनुस्मृति से लेकर रामचरितमानस तक पर सवाल उठाते हैं, लेकिन कभी आपने इनको कुरान की व्याख्या करते हुए या उस पर सवाल उठाते नहीं देखा होगा। ये लोग उन मूवी का विरोध करेंगे जिसमें लव जिहाद होगा या मुस्लिमों के अत्याचार दिखाए जाते हैं। ये हमेशा दूसरे धर्म के मत को टारगेट करेंगे, ये कभी नहीं कहेंगे कि इस्लाम मजहब अपने आप में ही एक समस्या का कारण है। और अंबेडकर जी के जन्म दिवस की बधाई या शुभकामनाएं ये लोग नहीं देंगे, क्योंकि इनकी लड़ाई संविधान बचाना नहीं है, ये तो दूसरे मार्ग से शरीयत लाना चाहते हैं। तभी तो ये कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरी का विरोध करते हैं। श्रद्धा के हत्याकांड, उसके हुए टुकड़ों को आम घटनाओं से जोड़ते हैं। बरेली में 2 बच्चों की हत्या पर ये खामोश हो जाते हैं और कठवा में एक रेप और मंदिर में मुस्लिम बच्चे को पानी ना पीने देने की घटना को आसमान पर उठा लेते हैं, जबकि फिर कन्हैया लाल की हत्या पर ये खामोश हो जाते हैं।
हो सकता है दिलीप मंडल जी ने जोगिंदर नाथ मंडल जी से सबक लिया हो और अंबेडकर जी को पढ़ा हो, तभी उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें लिखा है कि पाकिस्तान से चल रहे इस ट्विटर आईडी ने भारत के SC ST OBC को मिटाने की बात कही है। लेकिन लोगों को लगेगा कि भारत में किसी आरक्षण विरोधी की हरकत है। किसी लड़की की फोटो लगाकर, रील लगाकर पाकिस्तानी इस तरह भारत में जातीय नफरत बढ़ा रहे हैं। सावधान रहे, जाति का मसला हमारा इंटरनल मैटर है। हम लोग तय करेंगे कि जाति को हम मिटा कर रहेंगे, लेकिन बाहर वालों को इसका फ़ायदा ना उठाने दें। तो समझ जाइए कि ये बिल्कुल भी सेक्युलर पत्रकार नहीं है, ये तो घोर वामपंथी है।